तो आज हम एक सवाल से शुरू करते हैं। हमने रेत के एक टुकड़े मतलब सिलिकॉन को सोचना कैसे सिखाया? सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन आज के कंप्यूटर की कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारे पास कंप्यूटर की बुनियादी बातों पर एक दस्तावेज है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये मशीन जो हमारे फोन से लेकर दफ्तर तक मतलब हर जगह है, असल में है क्या? ये काम कैसे करती है? और एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन से हमारी जेब में कैसे समा गई? हाँ, हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से कि कंप्यूटर का मतलब क्या है। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब हमेशा बदलता रहा है। हम आज इसे सिर्फ एक कैलकुलेटर तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा टूल है जिसने हमारी दुनिया को, हमारे समाज को और हमारे सोचने के तरीके को ही बदल दिया है। दस्तावेज में इसकी कई परिभाषाएं हैं और हर परिभाषा हमें इसकी एक नई परत दिखाती है। तो चलिए सबसे पहली परत से ही शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द आया है कंप्यूट से, यानी हिसाब लगाना। तो क्या ये बस एक बहुत तेज कैलकुलेटर है? वो इसकी बुनियाद है, कह सकते हैं। अगर हम सारी परिभाषाओं को निचोड़ें तो एक सीधी सादी प्रक्रिया सामने आती है। कौन सी प्रक्रिया? इसे कहते हैं आईपीओ साइकिल, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ? हाँ, आप कंप्यूटर को कुछ कच्चा माल देते हैं, मतलब डेटा। वो उस पर कुछ काम करता है, यानी प्रोसेस करता है, और आपको एक काम का नतीजा देता है, यानी सूचना। बस। अच्छा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आज का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर भी असल में इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन इसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, डेटा। ये डेटा क्या भला है? ये सिर्फ नंबर होते हैं या कुछ और भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब डेटा जानकारी का सबसे छोटा कच्चा टुकड़ा है। कच्चा टुकड़ा? हाँ, इसे ऐसा समझिए जैसे ये लेगो के ब्लॉक्स हैं। सबसे छोटा ब्लॉक है कैरेक्टर, कोई भी अक्षर ए से जेड, कोई अंक 0 से 9, या कोई निशान जैसे @ या हैशटैग। ठीक है। जब आप इन कैरेक्टर्स को जोड़ते हैं तो एक डेटा आइटम बनता है, जैसे किसी का नाम प्रदीप। जब आप नाम, पता, फोन नंबर जैसे संबंधित आइटम्स को एक साथ रखते हैं तो वो बन जाता है एक डेटा रिकॉर्ड, जैसे प्रदीप की पूरी कांटेक्ट जानकारी। बिल्कुल। और जब आप ऐसे हजारों रिकॉर्ड एक साथ रखते हैं तो वो एक डेटा फाइल बन जाती है। यानी कैरेक्टर से शब्द, शब्दों से पूरी कहानी। तो फिर डेटा और सूचना में क्या फर्क हुआ? ये दोनों शब्द तो अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। यहीं पर आईपीओ साइकिल का जादू है। डेटा, जैसा मैंने कहा, कच्चे तथ्य हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 छात्रों के गणित के नंबरों की एक लिस्ट है। ये डेटा है। अपने आप में इसका कोई खास मतलब नहीं है ना? नहीं। जब मैं इस डेटा को प्रोसेस करता हूँ, जैसे मैं क्लास का औसत स्कोर निकालता हूँ या ये पता लगाता हूँ कि टॉपर कौन है, तो जो नतीजा निकलता है वो सूचना है। अच्छा। हाँ, वो सार्थक है, उपयोगी है। तो डेटा इनपुट है और सूचना आउटपुट। कंप्यूटर का काम इसी कच्चे माल को उपयोगी जानकारी में बदलना है। कमाल है। तो हमने अपनी बात, अपना डेटा कंप्यूटर तक पहुंचा दिया, कीबोर्ड से या माउस से। लेकिन अंदर पहुंचकर इस डेटा का होता क्या है? बिल्कुल। जैसे ही डेटा अंदर जाता है, 3 मुख्य हिस्से काम पर लग जाते हैं। 3 हिस्से? हाँ, डेटा लेने के लिए इनपुट यूनिट, नतीजा दिखाने के लिए आउटपुट यूनिट, और बीच में है असली खिलाड़ी, प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। सही, वही कंप्यूटर का दिमाग है। तो इनपुट यूनिट की बात करें, कीबोर्ड और माउस के अलावा भी तो कई तरीके होंगे डेटा डालने के। बहुत सारे, और हम उन्हें रोज देखते हैं, बस ये सोचते नहीं कि वो भी इनपुट डिवाइस हैं। जैसे बैंकों में चेक पर जो खास स्याही वाले नंबर होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए MICR होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। हाँ, या जब आप किसी परीक्षा में गोलों को भरते हैं तो उस शीट को जांचने वाली मशीन OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो OMR शीट वाली तकनीक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी एक तरह का कंप्यूटर इनपुट है। बिल्कुल है। दुकानों में सामान पर लगा बारकोड जिसे एक मशीन स्कैन करती है, वो भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है। ये सब कंप्यूटर की आंखें और कान एक तरह से। ठीक है, तो डेटा कई रास्तों से अंदर आ गया। अब बताइए, इस दिमाग यानी सीपीयू में क्या चल रहा है? सीपीयू को आप एक छोटे से दफ्तर की तरह समझिए। इस दफ्तर में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, CU। ये ऑफिस का मैनेजर है। मैनेजर? हाँ, ये तय करता है कि कौन सा काम कब होगा, डेटा कहां से आएगा, कहां जाएगा। ये पूरे ऑपरेशन पर नजर रखता है। दूसरा किरदार है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ALU। ALU? ये वो जीनियस है जो असल काम करता है। सारे हिसाब किताब, जोड़ घटाना और सारे तार्किक काम, जैसे 2 चीजों की तुलना करना, वो यही करता है।
एक मिनट, आपने मैनेजर, सीपीयू और वर्कर एएलयू की बात की, लेकिन ये काम करने के लिए उन्हें डेटा कहीं रखना भी तो होगा, मतलब कागज पत्तर, फाइलें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तीसरा और सबसे जरूरी किरदार है, स्टोरेज या मेमोरी यूनिट। मेमोरी। ये उस ऑफिस की अलमारी और डेस्क की तरह है जहां काम से जुड़ी सारी फाइलें और निर्देश रखे होते हैं, ताकि मैनेजर और वर्कर उन्हें फौरन इस्तेमाल कर सकें। बिना मेमोरी के सीपीयू कुछ भी नहीं कर सकता। मेमोरी की बात आते ही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? क्या ये सब एक ही चीज के अलग-अलग नाम है? नहीं, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक काम करने की मेज है और एक बड़ा सा गोदाम है। ठीक है, मेज और गोदाम। प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम, आपकी मेज की तरह है। ये छोटी होती है, आप इस पर वही सामान रखते हैं जिस पर अभी काम कर रहे हैं, और आप उस तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। मतलब फास्ट होती है। बहुत फास्ट। लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है या कह लीजिए बिजली चली जाती है, मेज साफ हो जाती है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी कहते हैं। मतलब मैं जो भी फाइल अभी खुली रखकर काम कर रही हूँ, वो रैम में है, और अगर मैंने सेव नहीं किया और लैपटॉप बंद हो गया तो वो गया। बिल्कुल। और सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क या एसएसडी, उस गोदाम की तरह है। अच्छा। ये बहुत बड़ी होती है, आप इसमें अपना सारा सामान लंबे समय के लिए रखते हैं। यहाँ से सामान लाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बिजली जाने पर भी आपका सामान सुरक्षित रहता है। ये नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी होती है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन रैम के अलावा एक रोम भी तो होता है, वो क्या है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की जन्मपत्री की तरह है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इसमें वो बुनियादी निर्देश लिखे होते हैं कि कंप्यूटर को चालू कैसे होना है। तो इसे हम बदल नहीं सकते? शुरू में ये पत्थर की लकीर जैसी थी, एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और ऐसी रोम आई जिसे मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता था। इससे हमें कंप्यूटर के दिमाग को अपडेट करने की सुविधा मिली। और सेकेंडरी मेमोरी में तो हमने एक पूरा सफर तय किया है। मुझे याद है मेरे कॉलेज के दिनों में 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। हाँ, बिल्कुल। क्या सफर रहा है। फ्लॉपी डिस्क से हम हार्ड डिस्क ड्राइव HDD पर आए, जिसमें टेराबाइट्स में डेटा आता है, और अब तो उससे भी तेज SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का जमाना है, जिसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, इसलिए वो बिजली की रफ्तार से काम करती है। और ऑप्टिकल डिस्क को मत भूलिए, CD, फिर DVD और फिर ब्लूरे। हर बार क्षमता कई गुना बढ़ती गई। सही। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा कि सीपीयू बहुत तेज है और रैम उससे थोड़ी धीमी, तो क्या सीपीयू को रैम से डेटा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता? बेहतरीन सवाल। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है कैश और रजिस्टर। कैश मेमोरी? इसे ऐसे समझिए, सीपीयू एक बहुत तेज शेफ है और रैम एक बड़ा सा फ्रिज है जो किचन के दूसरे कोने में है। अगर शेफ को हर छोटी चीज के लिए बार बार फ्रिज तक जाना पड़े तो काम बहुत धीमा हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। कैश उस शेफ के ठीक बगल में रखी एक छोटी सी ट्रे की तरह है, जिसमें वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें रखता है। इससे उसे बार बार फ्रिज तक नहीं भागना पड़ता और काम तूफान की रफ्तार से होता है। वाह। और रजिस्टर? रजिस्टर तो उस ट्रे से भी ज्यादा तेज हैं, जिसे शेफ के हाथ में मौजूद चाकू या चम्मच। क्या बात है। तो ये सारी अलग अलग तरह की मेमोरी एक टीम की तरह काम करती हैं ताकि स्पीड बनी रहे। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है, तो चलिए उस सफर पर चलते हैं कि ये यहाँ तक पहुंची कैसे। लेकिन इन नोट्स में एक इक्वेशन दी गई है जो इसे एक अलग ही नजरिए से देखती है। कौन सी इक्वेशन? कंप्यूटर सिस्टम इज इक्वल्स टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर। अच्छा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो समझ आता है। हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। हाँ, सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो इस हार्डवेयर को चलाते हैं, जैसे विंडोज हो गया या कोई ऐप। लेकिन इस इक्वेशन में यूजर मतलब हम लोग, ये तो काफी दिलचस्प है। तो सबसे जरूरी हिस्सा है, नोट्स में इसके लिए एक खास शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, लाइववेयर। लाइववेयर? लाइववेयर मतलब हम और आप। बिना लाइववेयर के दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी बस एक बेजान डिब्बा है। सही बात है। सिस्टम तभी पूरा होता है जब कोई उसे इस्तेमाल करने वाला हो। लाइववेयर, ये तो कमाल का शब्द है। मतलब हम सिर्फ यूजर नहीं है, हम उस सिस्टम का एक बहुत जरूरी अंग है। बिल्कुल। वैसे नोट्स में फर्मवेयर का भी जिक्र है,
जो शायद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कहीं आता है। सही पकड़ा। फर्मवेयर एक तरह से परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो सीधे हार्डवेयर की चिप पर लिखा होता है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बायोस, जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि स्टार्ट कैसे होना है। अच्छा, आप इसे आसानी से बदल नहीं सकते। वो हार्डवेयर का हिस्सा बनकर ही रहता है। तो मतलब हमारे पास 4 परतें हो गई। सबसे नीचे हार्डवेयर, फिर उसके ऊपर फर्मवेयर, फिर सॉफ्टवेयर और सबसे ऊपर लाइफवेयर, हम लोग। ये लाइववेयर वाला आइडिया वाकई कमाल का है कि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन आज हम जिस आसानी से इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं वो हमेशा से तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे याद है मेरे स्कूल में जो कंप्यूटर थे वो एक पूरे कमरे में आते थे। तो ये सफर वहां से हमारी जेब तक पहुंचा कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें कंप्यूटर की पीढ़ियों की कहानी पर ले जाता है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे पावर कुछ लोगों के हाथ से निकलकर हम सब तक पहुंची। अच्छा। पहली पीढ़ी मतलब 1940 से 56 के बीच वो वैक्यूम ट्यूब्स की थी। वैक्यूम ट्यूब्स? हाँ, ENIAC जैसे कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, हजारों वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे और इतनी गर्मी पैदा करते थे कि उन्हें अपने अलग एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। बाप रे, मतलब उस वक्त कंप्यूटर चलाना कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों का ही काम रहा होगा। बिल्कुल। फिर आई दूसरी पीढ़ी 1956 से 63 ट्रांजिस्टर के साथ। ओके। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया। ये बहुत छोटे थे, बिजली बहुत कम खाते थे और ज्यादा भरोसेमंद भी थे। कंप्यूटर अब भी बड़े थे, लेकिन कह सकते हैं एक कमरे से निकलकर शायद एक बड़ी अलमारी के साइज तक आ गए थे। और यहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शुरुआत हुई। और फिर तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी चिप आई। सुनने में ये एक और टेक्निकल अपग्रेड लगता है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि यहीं से कंप्यूटर के हर घर तक पहुंचने की कहानी शुरू हुई? बिल्कुल। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट था। आईसी ने एक छोटी सी चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया। एक ही चिप पर? एक ही चिप पर। इसने कंप्यूटर को एक कमरे की मशीन से एक डेस्क पर रखी जा सकने वाली चीज में बदलने का रास्ता खोला। वाह! शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, असल में यहीं से शुरू हुआ। अब आपको कंप्यूटर चलाने के लिए एक बड़ी संस्था होने की जरूरत नहीं थी। और चौथी पीढ़ी जो 1972 से अब तक चल रही है, वो तो माइक्रो प्रोसेसर का दौर है। हाँ। मतलब पूरा का पूरा CPU एक अकेली चिप पर। सही। हमारे डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स वो सब इसी की देन है। बिल्कुल। LSI और VLSI जैसी तकनीकों ने यह संभव किया। और अब हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कारें। हाँ, ये सब इसी का हिस्सा है। और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी चीजें इसे कहां ले जाएंगी, हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। वाकई एक पूरे कमरे की मशीन से लेकर AI तक का सफर कमाल का है। अच्छा, इन नोट्स में कंप्यूटर के प्रकारों की भी बात की गई है। काम और आकार के आधार पर? काम के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर तो हम सब जानते हैं, जो 0 और 1 की भाषा में काम करते हैं। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर बड़े दिलचस्प होते हैं। वो कैसे? वो लगातार बदलने वाली भौतिक मात्राओं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं, जैसे तापमान, दबाव या गति। यादी फर्क क्या है? ये एक आम धारणा है, लेकिन कंप्यूट करने का मतलब सिर्फ नंबर जोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है गणना करना। अच्छा। एक पुराना थर्मामीटर पारे के फैलने की मात्रा की गणना करके आपको तापमान बताता है। हाँ, सही बात है। आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर पहियों की गति की गणना करके स्पीड बताता है। ये एनालॉग कंप्यूटेशन है। ये एकदम सटीक नहीं होता, पर बहुत तेज होता है। और डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर बहुत सटीक होता है, लेकिन उसे हर चीज को पहले 0 और 1 में बदलना पड़ता है। समझ गई। और हाइब्रिड कंप्यूटर फिर इन दोनों का मेल होगा? एग्जैक्टली। जैसे एक ICU में मरीज के दिल की धड़कन, जो कि एक एनालॉग सिग्नल है, उसे मापा जाता है। हाँ। और फिर उसे डिजिटल डेटा में बदलकर मॉनिटर पर दिखाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। अब अगर हम आकार के आधार पर देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सबसे ऊपर है सुपर कंप्यूटर। हाँ। इनका नाम सुनते ही लगता है कि ये हर काम में सबसे बेस्ट होंगे। नोट्स में भारत के सुपर कंप्यूटर परम और पेस का भी जिक्र है। सही। ये मौसम की भविष्यवाणी और न्यूक्लियर रिसर्च जैसे कामों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहीं पर एक और कैटेगरी आती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या फर्क है?
आप कह रही हैं कि एक मेन फ्रेम हजारों यूजर्स को संभाल सकता है, जबकि सुपर कंप्यूटर एक काम बहुत तेजी से करता है। ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। सुपर कंप्यूटर को तो सब कुछ बेहतर करना चाहिए ना? मेरा भी यही सवाल था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये उनके डिजाइन के फर्क को दिखाता है। सुपर कंप्यूटर को एक बहुत ही जटिल समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। जैसे ब्रह्मांड का सिमुलेशन। वो अपनी सारी शक्ति एक ही काम में झोंक देता है। ओके। वही एक मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक साथ हजारों काम संभालने के लिए बनाया गया है। जैसे एक बैंक जो एक ही समय में लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। अच्छा। मेनफ्रेम का जोर मजबूती और एक साथ कई काम करने पर होता है, जबकि सुपर कंप्यूटर का जोर कच्ची स्पीड मतलब रॉ स्पीड पर। समझ गई। मतलब एक स्प्रिंटर है और दूसरा मैराथन रनर है जो दौड़ते दौड़ते कई लोगों से बात भी कर सकता है। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है। इसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर जो आज के सर्वर जैसे हैं, और फिर हमारे माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप। बिल्कुल। ये वर्गीकरण हमें बताता है कि कंप्यूटर कोई एक चीज नहीं है, बल्कि अलग अलग जरूरतों के लिए बनाए गए अलग अलग टूल्स का एक पूरा परिवार है। ठीक है, तो अब तक हमने कंप्यूटर के बाहरी पहलुओं को समझ लिया। अब सीधे प्रोसेसर के दिल पर आते हैं। नोट्स में बस का जिक्र है। BUS, बस, ये क्या चीज है? आप इसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बना डेटा का नेशनल हाईवे समझ सकते हैं। हाईवे? हाँ, ये पतले तारों का एक नेटवर्क है जो CPU को मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट से जोड़ता है, और इसकी चौड़ाई बहुत मायने रखती है। चौड़ाई मतलब? एक 32 बिट बस का मतलब है कि हाईवे पर एक साथ 32 लेन है, जबकि 64 बिट बस का मतलब है 64 लेन। अच्छा, जितनी ज्यादा लेन उतना ज्यादा डेटा एक साथ जा सकता है। बिल्कुल। और प्रोसेसर से जुड़ा एक और शब्द है क्लॉक स्पीड, जिसे हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज। इसका असल में मतलब क्या होता है? क्लॉक स्पीड प्रोसेसर के दिल की धड़कन है। दिल की धड़कन? हाँ, हर धड़कन या टिक में प्रोसेसर एक काम करता है। तो 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर एक सेकंड में 3 अरब बार टिक करता है। 3 अरब बार? हाँ, जितनी तेज धड़कन उतनी तेजी से प्रोसेसर निर्देश पूरा करेगा। ठीक है, ये सब तो हार्डवेयर की बातें हो गई, लेकिन हम जो कोड लिखते हैं, जो इंसानी भाषा के करीब होता है, उसे मशीन मतलब 0 और 1 की भाषा में कौन समझाता है? यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर काम आते हैं, है ना? हाँ, और ये 2 तरह के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन्हें आप 2 तरह के ट्रांसलेटर की तरह देख सकती हैं। ओके। कंपाइलर वो ट्रांसलेटर है जो आपकी पूरी किताब यानी आपका पूरा प्रोग्राम एक ही बार में पढ़ता है और उसका दूसरी भाषा यानी मशीन कोड में अनुवाद कर देता है। एक ही बार में? एक ही बार में। अगर कोई गलती होती है तो वो अनुवाद शुरू करने से पहले ही बता देता है। और इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर वो ट्रांसलेटर है जो आपके साथ बैठा है और आपकी हर लाइन का तुरंत अनुवाद कर रहा है। लाइन बाय लाइन? हाँ, वो एक लाइन सुनता है, उसे ट्रांसलेट करता है और फिर अगली लाइन का इंतजार करता है। प्रोग्रामिंग सीखते समय ये बहुत मददगार होता है क्योंकि आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। लेकिन तेज कौन सा चलता है? कंपाइल किए गए प्रोग्राम आमतौर पर ज्यादा तेजी से चलते हैं क्योंकि सारा अनुवाद पहले ही हो चुका होता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने कंप्यूटर को एक नए नजरिए से देखा। ये सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि लाइववेयर, यानी हम भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये एक कमरे की मशीन से हमारी जेब तक पहुंचा और कैसे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम असल में अलग अलग काम के लिए बने हैं। सही। और हमने ये भी समझा कि कैसे मेमोरी के अलग अलग लेवल्स जैसे कैश, रैम और हार्ड डिस्क स्पीड और कीमत के बीच एक संतुलन बनाते हैं। हमने प्रोसेसर, बस, मेमोरी, इतनी जटिल चीजों की बात की, लेकिन ये सोचना कितना हैरतअंगेज है कि ये सब कुछ, चाहे वो एक हाई डेफिनेशन मूवी हो या मौसम का पूर्वानुमान, आखिर में सिर्फ 2 अंकों पर आकर टिक जाता है, 0 और 1। सही बात है। कैसे एक साधारण ऑन और ऑफ स्विच यानी 1 और 0 इतनी जटिलता और खूबसूरती को जन्म दे सकता है। हाँ, ये तकनीक का वो जादू है जो हार्डवेयर की असलियत और हमारे डिजिटल अनुभव के बीच मौजूद है, और हर पीढ़ी के साथ ये जादू और भी गहरा होता जा रहा है।